हाय फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम लोग अर्थ इंटीरियर के बारे में स्टडी करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम बता दें कि जो अर्थ इंटीरियर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन टफ काम जरूर है। इसका कारण यह है कि जो अर्थ इंटीरियर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यह हमारे सामान्य नेत्रों के परे है। और जाहिर सी बात है, स्पष्ट सी बात है कि कोई भी चीज जब हमारे नेत्रों से परे की चीज है तो वैसी स्थिति में उसको डायरेक्ट परसीव करना, मतलब प्रत्यक्ष उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना निश्चित तौर पर कठिन काम हो जाता है। लेकिन फिर भी दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं, जोग्राफर्स हैं, इन लोगों ने अर्थ इंटीरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तरह तरह के जो साक्ष्य है, तरह तरह के साक्ष्यों का डेवलपमेंट किया है। अब ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस हैं, साक्ष्य है, जिसके आधार पे हम अर्थ इंटीरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इन एविडेंसेस के बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग क्लियर कट एक बात को स्पष्ट कर दें कि आज अर्थ इंटीरियर के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा जो भी ज्ञान है, ये सिस्मिक साइंस मतलब भूकंप विज्ञान के साक्ष्य पे आधारित है। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो पाता है कि भूकंप विज्ञान के आधार पे हम अर्थ इंटीरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? तो इसको और स्पष्ट जानने के लिए हमें यह भी जानना पड़ेगा कि सिस्मिक साइंस के पहले जब सिस्मोलॉजी के आधार पे, भूकंप विज्ञान के आधार पे जब हम अर्थ इंटीरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसके पहले ऐसे कौन कौन से साइंटिफिक सोर्सेज डेवलप किए गए थे जिसके आधार पे शुरुआती दिनों में हमें अर्थ इंटीरियर के बारे में पता चला। तो हमें इन चीजों पर भी बात करनी पड़ेगी, तब हम क्लियर कट समझ पाएंगे कि आखिर किस प्रकार से हम सिस्मोग्राफी या भूकंप विज्ञान के आधार पे अर्थ इंटीरियर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बता दें कि अर्थ इंटीरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पहला साइंटिफिक सोर्स डेवलप किया गया वो था डेंसिटी था। और ये स्टडी किया गया, देखा गया कि जो अपर सरफेस ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का ऊपरी सतह है, उसकी डेंसिटी लगभग 2.8 से 3.0 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। मतलब जो अर्थ का जो अपर लेयर होता है उसकी डेंसिटी 2.8 से लेके लगभग 3.0 किलोग्राम मीटर क्यूब तक होता है। लेकिन यदि समूचे अर्थ के डेंसिटी की बात की जाए, समूचे अर्थ के एवरेज डेंसिटी की बात किया जाए, औसत घनत्व की बात किया जाए, तो औसत घनत्व 5.5 होता है। इसका मतलब ये था कि ऊपरी सतह की डेंसिटी कम होती है लेकिन एवरेज डेंसिटी अधिक होती है। इसके आधार पे एक जनरल कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि भाई ऊपर की डेंसिटी कम है और एवरेज डेंसिटी अधिक है। इसके आधार पे एक सामान्य कंक्लूजन ये निकाला गया कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से लेके और सेंटर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जा रही है। भाई तभी तो ऐसा होगा कि ऊपर की डेंसिटी कम है, एवरेज अधिक है। इसका मतलब है कि भीतर की डेंसिटी बहुत अधिक होनी चाहिए, तभी तो एवरेज 5.5 आएगा। ठीक है, तो शुरुआती दौर में केवल ये बताया गया कि एज वी मूव फ्रॉम अर्थ सरफेस टू सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे अर्थ सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हैं, केंद्र की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, यहां तक तो हो गया। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने प्रेशर के नियम पर विचार करना शुरू किया और ये प्रश्न उठाना शुरू किया कि अर्थ सरफेस के ऊपर की डेंसिटी कम होती है और भीतर की डेंसिटी अधिक होती है, जिसका रिजल्ट है कि एवरेज जो अर्थ की डेंसिटी है वो 5.5 होती है। लेकिन ये प्रश्न उठा कि ऐसा कैसे होता है। तो इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए कुछ लोगों ने प्रेशर का नियम दिया और ये बताया कि जो हमारी पृथ्वी है इसमें जो चट्टानें ऊपर है उसी तरह की चट्टानें भीतर भी है। इसका मतलब पूरे पृथ्वी में ऊपर से लेके और सेंटर तक जो चट्टानें हैं सेम है। अब जब सेम है तो डेंसिटी में कैसे डिफरेंस आ जाएगा? सीधी सी बात है कि जब ये मान लिया जाए कि हमारे पूरे अर्थ में जिस तरह का रॉक स्ट्रक्चर, चट्टानी संरचना ऊपर है, उसी तरह का रॉक स्ट्रक्चर भीतर है, तो फिर तो यहाँ पे सवाल खड़ा होगा कि जब नीचे से ऊपर लेके पूरे पृथ्वी में होल जब रॉक स्ट्रक्चर सेम टाइप का है तो ऐसा क्यों होता है
कि ऊपर के चट्टानों की जो डेंसिटी है वो कम और भीतर बढ़ने पे डेंसिटी अधिक क्यों हो जाती है। तो इसको एनालाइज करने के लिए, व्याख्या करने के लिए कुछ लोगों ने प्रेशर का नियम दिया और ये बताया कि निश्चित तौर पे जो अर्थ में रॉक स्ट्रक्चर है ये ऊपर से लेकर और भीतर तक सेम है, लेकिन डेंसिटी में अंतर प्रेशर की वजह से आ जाता है। इसका मतलब है कि ऊपर की चट्टानों का जो प्रेशर होता है वो भीतर की चट्टानों के जैसे जैसे भीतर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता जाता है और इस प्रेशर या दबाव का रिजल्ट ये होता है कि हर निचली परत ऊपरी परत की अपेक्षा अधिक घनत्व वाली होती है और जैसे जैसे पृथ्वी के भीतर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाता है और इस प्रेशर की वजह से डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। तो शुरुआती दौर में इस बात को तो काफी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि निश्चित तौर पे ये हो सकता है कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है सेम रॉक स्ट्रक्चर से बनी है, लेकिन प्रेशर की वजह से डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है। इसका मतलब है कि नीचे की चट्टानों में प्रेशर अधिक है जिसका रिजल्ट है कि डेंसिटी अधिक है और ऊपर की चट्टानों में प्रेशर कम है जिसका रिजल्ट है कि डेंसिटी कम है। लेकिन बाद में कुछ साइंटिफिक रिसर्चेज हुए, वैज्ञानिक शोध हुए और उस वैज्ञानिक शोध के आधार पर यह पता चला कि निश्चित रूप से कोई भी रॉक है, कोई भी रॉक स्ट्रक्चर है, इस पे प्रेशर दिया जाता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है निश्चित तौर पे, लेकिन प्रेशर की वजह से डेंसिटी बढ़ने की एक मैक्सिमम लिमिटेशन होती है। मतलब डेंसिटी बढ़ती तो है लेकिन प्रेशर की वजह से डेंसिटी बढ़ने की एक मैक्सिमम लिमिटेशन होती है और उस लिमिटेशन के बाद किसी चीज पे चाहे जितना भी प्रेशर दिया जाए फिर उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के भीतर के चट्टानों की बहुत अधिक घनत्व की व्याख्या केवल प्रेशर के आधार पर नहीं दी जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि शुरुआती दिनों में डेंसिटी और प्रेशर के नियम का इस्तेमाल किया गया कि ताकि इसके आधार पर पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। हाँ, कुछ जानकारी भी प्राप्त हुई लेकिन वो क्लियर कट नहीं हो पाया कि क्यों डेंसिटी में डिफरेंस होता है। प्रेशर का नियम दिया गया लेकिन बाद में कुछ साइंटिफिक रिसर्च हुए उससे भी खारिज हो गया कि निश्चित तौर पे प्रेशर की वजह से घनत्व या डेंसिटी बढ़ती तो है लेकिन केवल प्रेशर की वजह से घनत्व या डेंसिटी बढ़ने की मैक्सिमम लिमिटेशन होती है और उस लिमिटेशन के बाद चाहे जितना भी प्रेशर इंक्रीज किया जाए डेंसिटी या घनत्व में किसी प्रकार का इजाफा नहीं होगा। तब आया भूकंप विज्ञान के आधार पर अर्थ इंटीरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसका मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगों के आधार पर अर्थ इंटीरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो बता दें कि जो भूकंप है, अर्थक्वेक एक अलग टॉपिक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग रेफरेंस के तौर पे देखेंगे कि किस तरीके से जो भूकंप विज्ञान है, सिस्मिक साइंस है, उसका इस्तेमाल हम अर्थ इंटीरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, आगे के टॉपिक में हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थक्वेक के बारे में डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि अर्थक्वेक को डिफाइन किया जाए कि व्हाट इज अर्थक्वेक, तो हम ये कह सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। मतलब पृथ्वी में किसी भी प्रकार का कंपन होता है तो उसको भूकंप कहते हैं। सीधी भाषा में पृथ्वी हिली, इसका मतलब भूकंप आया। चाहे हिलने का कारण जो बल है वो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न हो या बाहर से उत्पन्न हो, पृथ्वी में हिलन हुआ, कंपन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, इसका मतलब भूकंप आया। ठीक है, अब देखो, जब भी कोई भूकंप आता है तो पृथ्वी के भीतर किसी न किसी भाग से उसकी शुरुआत होती है। तो पृथ्वी के भीतर वह स्थान जहां सबसे पहले जो सिस्मिक वेव्स है, भूकंपीय तरंगे हैं, जहां से सबसे पहले उत्पन्न होती है, उसी स्थान को हम अर्थक्वेक फोकस और हिंदी में भूकंप मूल कहते हैं। ठीक, तो जब भूकंप मूल से जब सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो उत्पन्न होने के बाद केवल उसी स्थान तक नहीं रहती है बल्कि पृथ्वी के भीतर ही भीतर सभी दिशाओं में चल के और हर जगह पहुंचती है। लेकिन जो अर्थक्वेक फोकस है, भूकंप मूल है, उसके ठीक ऊपर का वह स्थान कि जहां सिस्मिक वेव्स सबसे मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच जाती है, जो
बिल्कुल उसके फोकस के वर्टिकल होता है, लंबवत होता है सतह पे, जो फोकस से न्यूनतम दूरी पे होता है, उसको ईपी सेंटर कहते हैं। और यद्यपि जो सिस्मिक वेव्स है, भूकंप मूल से उत्पन्न होने के बाद भीतर भीतर चल के प्रत्येक स्थान पे पहुंचती है, लेकिन सबसे मिनिमम दूरी तय करके ईपी सेंटर पे पहुंचती है, जिसको हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। और यही कारण है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं, उसका सबसे अधिक जो प्रभाव होता है ईपी सेंटर पे होता है। मतलब भूकंपीय तरंगे तो निश्चित तौर पे हर जगह पहुंचेगी, लेकिन ईपी सेंटर क्योंकि नियरेस्ट होता है भूकंप मूल से, इसलिए वहां पे भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव होता है। और जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो भूकंपीय तरंगों का इम्पैक्ट है कम होता जाता है, और जिसका रिजल्ट है कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक इंटेंसिटी है, भूकंप की जो तीव्रता होती है, भूकंप की तीव्रता भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जो सिस्मोग्राफी है या अर्थक्वेक है, उसके अंतर्गत हम तरह तरह के सिस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं। और फाइनली वही जो सिस्मिक वेव्स है, भूकंपीय तरंगे हैं, उन्हीं भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम वर्तमान समय में अर्थ इंटीरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एट प्रेजेंट टाइम अर्थ इंटीरियर के बारे में जो भी हमारा नॉलेज है, वो भूकंप विज्ञान के एविडेंसेस पे आधारित है। ठीक है, तो जब भूकंप आता है तो उसे तीन तरह की तरंगें निकलती हैं। पहला जो होता है प्राइमरी वेव्स होता है, जिसको प्राथमिक तरंग कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको पी वेव्स भी कहा जाता है। तो प्राथमिक तरंगें जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसका मतलब है इसमें तरंगों की दिशा और कणों की दिशा एक ही होती है। मतलब इसमें बिल्कुल इस तरीके से कंप्रेशन मोड में चलती है। ठीक है, मतलब संकुचन और प्रसरण करते हुए चलती है, जैसे स्प्रिंग को दबा के छोड़ दिया जाए उस तरीके से चलती है। ठीक है, तो जो पी वेव्स होती है, इनकी वेलोसिटी सबसे अधिक होती है। इसका मतलब है कि सतह पर कहीं भी भूकंप आने के बाद सबसे पहले पी वेव्स पहुंचती है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी सबसे अधिक होती है। हाँ, लेकिन नुकसान पहुंचाने की जो हार्म कैपेसिटी होती है, नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, वो सबसे कम पी वेव्स की होती है। कारण कि उसका नेचर होता है इस तरीके से कंप्रेस और एक्सपैंड होते हुए चलती है। तो अधिक से अधिक जहां सतह पे जाती है तो वह थोड़ा बहुत उभार और धसाव कर देती है। ठीक है, तो स्पीड तो सबसे ज्यादा होती है, वेलोसिटी तो सबसे ज्यादा होती है, और सबसे पहले सतह पे भी पहुंचती है। लेकिन इसकी नेचर की वजह से इसके नुकसान पहुंचाने की क्षमता सबसे कम होती है, और ये सॉलिड में भी चल सकती है और लिक्विड में भी चल सकती है। ठीक है, दूसरा जो होता है एस वेव्स होता है। एस वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होता है। इसका मतलब इस तरीके से वर्टिकल चलता है। इसमें तरंगों की दिशा और कणों की दिशा एक दूसरे के वर्टिकल होती है। ठीक है, और इनकी वेलोसिटी पी से कम होती है। मतलब जो अर्थ को फोकस है, वहां से सिस्मिक वेव्स उत्पन्न होने के बाद सतह पे सबसे पहले पी पहुंचती है, और पी के ठीक बाद एस पहुंचती है। मतलब इसके कारण यह है कि इसकी वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, एस पहुंचती है। ठीक है, और एस के नुकसान पहुंचाने की क्षमता जो होती है वो पी के रेस्पेक्ट में अधिक होती है। कारण कि ऐसे करती है, जहां ये वाला पोर्शन पहुंचा वहां उभार देती है, जहां ये वाला पहुंचा वहां पे मतलब इस तरीके से क्रेस्ट और ट्रफ के तौर पे चलती है। तो जहां क्रेस्ट पहुंचता है उभार देती है, जहां ट्रफ पहुंचता है धसा देती है। ठीक है, तो जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, ये एस तरंगों की पी तरंगों के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। हाँ, एस तरंगों की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि एस तरंगे लिक्विड मीडियम से होकर प्रोपोगेट मतलब चल नहीं पाती है। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो तरंगे होती है इसको एस वेव्स कहते हैं। ठीक है, और एस वेव्स की जो वेलोसिटी होती है सबसे कम होती है। मतलब पी से भी कम होती है, एस से भी कम होती है। और भूकंप मूल से उत्पन्न होने के बाद फोकस से जब सिस्मिक वेव्स उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी के किसी भी भाग पे सबसे पहले पी वेव्स पहुंची, उसके बाद एस वेव्स पहुंची, और सबसे लास्ट में एल वेव्स पहुंचती है, एल तरंगे पहुंचती है। ठीक है, जिनको धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। हाँ, लेकिन हार्म कैपेसिटी जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा एल वेव्स की होती है। कारण यह है कि पी वेव्स भी सतह तक पहुंच के समाप्त हो जाता है, एल वेव्स भी एस वेव्स भी सतह तक पहुंच के समाप्त हो जाता है। लेकिन जो एल तरंग होती है ये सतह के ऊपर भी चलती है।
इसका मतलब पी और एस तरंगों की वजह से जो हार्म होता है, नुकसान होता है, केवल कुछ पॉइंट एरिया तक होता है। लेकिन जो एल तरंगें होती है, ये सतह के ऊपर भी पहुंच के प्रोपेगेट होती है, चलती है, और जिसका परिणाम यह होता है कि मानव निर्मित जो तरह तरह के स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, तरह तरह की चीजें गिराते हैं, तो वास्तव में जो नुकसान होता है, जो जनधन की क्षति होती है, वास्तव में ये एल वेव्स की होती है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा कि जो तरह तरह के सिस्मिक वेव्स हैं, उनका क्या नेचर है। अब मेन इस चीज को हम लोग कोरिलेट करेंगे कि इस सिस्मिक वेव्स के आधार पर हम अर्थ इंटीरियर के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बता दें कि जो सिस्मिक वेव्स है, यदि पूरे अर्थ की बात किया जाए, तो यदि अर्थ के भीतर जो रॉक स्ट्रक्चर है सेम डेंसिटी का होता, तो ये तरंगे यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक ही वेलोसिटी, जैसे पी क्या है कि पूरे भीतर ही भीतर एक समान वेग से पहुंच जाती, एस भी पहुंच जाती, एल भी पहुंच जाती। लेकिन ऐसा कब होता? ऐसा तब होता जब अर्थ इंटीरियर की डेंसिटी सेम होती, और सेम डेंसिटी में सेम मीडियम होता है, सेम डेंसिटी होती, तो वैसी स्थिति में स्पीड भी सेम होता। लेकिन जब सिस्मोग्राफ के माध्यम से, जब रास्ते भर, मतलब जब भूकंप मूल से तैयार होने के बाद सिस्मिक वेव्स जब वहां से विभिन्न दिशाओं में चल के जब सतह पर पहुंचती है, तो सतह पे सिस्मोग्राफ के माध्यम से जब स्टडी किया जाता है, तो ये पता चलता है कि इन भूकंपीय तरंगों के गति और दिशा में कई बार परिवर्तन हुआ। और गति और दिशा में परिवर्तन का मतलब है कि पृथ्वी के भीतर चट्टाने जो है, रॉक स्ट्रक्चर है, सेम डेंसिटी और नेचर की नहीं है, और खास तौर पे ये 3 जगह परिवर्तन आता है। इसके आधार पर ये पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर जो अलग अलग चट्टानों की विशेष तौर पे 3 परतें पाई जाती है। ठीक है, अब एक एक करके परतों के बारे में देखते हैं। तो जो ऊपरी परत होती है उसको क्रेस्ट कहते हैं। इसकी जो एवरेज डेप्थ होती है 50 किलोमीटर होती है, मतलब सतह से लेके 50 किलोमीटर तक इसकी एवरेज डेप्थ होती है। हाँ, ये है कि जो ओशनिक पार्ट होता है, जो समुद्रों की तली होती है, उसमें इनकी डेप्थ कम होती है, लेकिन महाद्वीपों में इनकी डेप्थ अधिक होती है। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी होती है, ये लगभग 2.8 से 3.0 तक होती है। और इसमें जब भूकंपीय तरंगें चलती हैं, तो उनकी वेलोसिटी उतनी ही होती है जितना कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर चलने वाले किसी मीडियम में हो सकती। इससे इसके आधार पर यह पता चलता है कि जो क्रस्ट है, इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। ये भूकंपीय तरंगों के गति के अध्ययन के आधार पर पता चला। इससे यही कारण है कि जो क्रस्ट है, इसको सियाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जहां से क्रस्ट खत्म होती है लगभग 50 किलोमीटर तक, उससे लेके और अर्थ के भीतर लगभग 2900 किलोमीटर तक का जो पार्ट है, इसको मेंटल कहते हैं, और इसको मेंटल कहते हैं। ठीक है, और जो मेंटल होता है, इसमें भूकंपीय तरंगों की जो वेलोसिटी होती है उतनी ही होती है कि जितना कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर किसी मटेरियल में होती। इसके आधार पर पता चलता है कि एवरेज 50 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर के बीच का जो पार्ट है, जिसको मेंटल कहते हैं, इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, इसीलिए इसको सीमा परत के नाम से जानते हैं। और क्रस्ट और मेंटल के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है, विभाजक रेखा है, जिसको डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है, असतता परत भी कहा जाता है, उसके बारे में सबसे पहले अपना इंटरप्रिटेशन देने का काम मोहरोविच ने किया था। इसीलिए जो क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी लेयर है, इट इज आल्सो नोन एज मोहो डिसकंटिन्यूटी लेयर, हिंदी में जिसको मोह और सतता परत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी मेंटल में लगभग 100 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच का जो भाग है, इसको स्थैनोस्फीयर कहा जाता है, दुर्बलता मंडल कहा जाता है। और उसको दुर्बलता मंडल इसलिए कहा जाता है कि सभी प्रकार के भूकंपीय तरंगों की वेलोसिटी में कमी आ जाती है। और इसका जो फिजिकल नेचर है, ये सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड फॉर्म में है, मतलब अर्ध तरल और अर्ध ठोस में ये पोर्शन जो विद्यमान है मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर के बीच का, इसको इंग्लिश में स्थैनोस्फीयर
और हिंदी में इसको दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहां से मेंटल खत्म होता है 2900 किलोमीटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का जो पार्ट है इसको कोर कहा जाता है। ठीक है, और इसमें एस वेव्स भीतर नहीं प्रोपगेट नहीं कर पाती है। और हमने पहले भी बताया कि एस जो वेव्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो लिक्विड मीडियम से नहीं चल पाती है। इसके आधार पर यह पता चलता है कि जो कोर का ऊपरी हिस्सा है, मतलब 2900 किलोमीटर से लेके और भीतर 5150 किलोमीटर के बीच का जो भाग है ये लिक्विड फॉर्म में है। और इसमें जो पी वेव्स की वेलोसिटी उतनी ही होती है कि जितने की लिक्विड निकल और फेरियम में हो सकती है। इसके आधार पर यह पता चलता है कि जो कोर है उसमें जो अपर कोर है 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर के जो बीच का भाग है ये निकल और फेरियम से मिलकर बना तो है। ये सिस्मिक वेव्स के वेलोसिटी की प्रॉपर्टी से पता चलता है। हाँ, लेकिन एस वेव्स इसमें इंटर नहीं कर पाती है, इससे ये पता चलता है कि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कोर के भी दो पार्ट हो गया, एक तो अपर कोर हो गया 2900 किलोमीटर से लेके 5150, और दूसरा जो लोअर कोर होता है, निचला कोर होता है 5150 से लेके और अर्थ के सेंटर तक होता है, इसको लोअर कोर कहा जाता है। ठीक है, और इस तो एंटर नहीं कर पाती है। इसमें पी तरंगों की वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है जितनी की सॉलिड निकल और फेरियम में हो सकती है। इससे ये पता चलता है कि जिस तरीके से जो अपर कोर है ये निकल और फेरियम से मिलकर बना है, उसी तरीके से लोअर कोर भी निकल और फेरियम से मिलकर बना है, बशर्ते कि अपर कोर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ये लिक्विड फॉर्म में है और जो लोअर कोर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ये भी निकल और फेरियम से बना है, बशर्ते कि इसमें निकल और फेरियम जो है वो सॉलिड स्टेट में है। फिर हम बताते हैं कि जो मेंटल और कोर के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी लेयर है, मतलब जो डिवाइडिंग लाइन है, विभाजक रेखा है मेंटल और कोर के बीच का, इसको सबसे पहले खोजने का काम गुटेनबर्ग ने किया था। इसीलिए इसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लेयर या गुटेनबर्ग असततता परत कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि आज अर्थ इंटीरियर के बारे में हमारा जो भी ज्ञान है ये भूकंप विज्ञान के साक्ष्य पर आधारित है।